प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं आधुनिक काल की दूसरी काव्य धारा द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियों को। इन पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में मुख्यतः क्या अंतर है, उन प्रवृत्तियों में प्रवृत्तिगत क्या अंतर हैं, उसको हाल ही की पिछले ऑनलाइन कक्षा में हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग से 3-4 बातों में विशेष रूप से भिन्न हैं। द्विवेदी युग उपदेशात्मक प्रवृत्तियाँ इसमें ज़्यादा है, इतिवर्तात्मक प्रवृत्ति हैं। इतिहास के प्रसंगों को लेकर के इन्होंने काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं द्विवेदी युगीन कवियों ने। और हालांकि राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना ये भारतेंदु युग में भी हैं और द्विवेदी युग की काव्यगत प्रवृत्तियाँ भी हैं। द्विवेदी युग में और भारतेंदु युग में मुख्यतः अंतर भाषागत है। भारतेंदु युग में जो काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी, क्योंकि भारतेंदु युग के पूर्व रीतिकाल चल रहा था और रीतिकाल और भारतेंदु युग दोनों आधुनिक काल का संधि स्थल है, जिसमें कविताओं के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, जबकि गद्य की विविध विधाओं का उन्मेष भारतेंदु युग से होता है, तो उनमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। लेकिन इस द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक समान खड़ी बोली हिंदी हो गई। साथ ही एक दूसरा अंतर ये है कि जिस तरह से श्रृंगार रस का चित्रण रीतिकालीन युग में हुआ था, प्राय उसी का प्रभाव भारतेंदु युग में भी था। राधा और कृष्ण की भक्ति श्रृंगारिक चित्रण मिलता है, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के श्रृंगारिक भावनाओं की यहाँ उपेक्षा की गई है और सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष द्विवेदी युग में है। साथ ही हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत और परिष्कृत रूप देने का कार्य द्विवेदी युग में हुआ। हालांकि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों में ही पत्र पत्रिकाओं का विस्तार से प्रकाशन होता है। भारतेंदु जी ने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, उसी तरह से द्विवेदी जी ने भी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1902 से 1920 ईस्वी तक किया, जिसमें इन्होंने नए नए कवियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए उनकी खड़ी बोली हिंदी में उनको रचना लिखने के लिए प्रेरित करते हुए रचनाओं को इन्होंने प्रकाशित किया। तो आइए हम आज आरंभ करते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियों को, जिसमें राष्ट्रीय चेतना पहली काव्य प्रवृत्ति है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आंदोलन कर रहे थे और भारतीयों को अतीत का गौरवगान कराते हुए वर्तमान की इन परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए उनमें राष्ट्रीयता का बिगुल बजाया गया, उनमें जोश और बलिदान की भावना पैदा की गई थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, माखनलाल चतुर्वेदी जी की चर्चित कविताएं, एक पुष्प की अभिलाषा। फूल क्या चाहता है, उसी तरह से मनुष्य को प्रेरित किया गया है कि तुम बलिदान हो जाओ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाएं जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी मातृभूमि को बलिदान होने के लिए जिस पथ पर अनेक वीर जाएं, हे पुष्प की अभिलाषा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ करके उन यानी उस पथ पर मुझे बिखरा देना, ताकि उन पैरों से मैं कुचला जा करके अपना आप को गौरवान्वित महसूस करूं। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, रहे देश की नाक, अर्थात देश की नाक को बचाओ, इसकी पहचान को बचाओ। स्वदेशी कपड़े पहने और विदेशी कपड़ों का हम बहिष्कार करें। है ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने जो स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो स्वदेशी का तात्पर्य अपने देश की पहचान, तो उसमें राष्ट्रीय चेतना मौजूद है। इसी तरह से हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में सुधार और जो देश प्रेम की भावनाएं प्रबल हैं। यद्यपि द्विवेदी युग की राष्ट्रीय चेतना अधिक प्रखर और मुखर हैं। इस युग के सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना करके पराधीनता को एक तरह से भारतीयों के लिए अभिशाप बताया।
स्वाधीनता प्राप्ति के लिए इन्होंने क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग करने का यानी बलिदान करने का ओजस्वी स्वर अभिव्यक्त किया। जैसे नाथूराम शर्मा शंकर जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, इन सभी ने एक तरह से राष्ट्रीय यानी प्रतंत्रता से मुक्ति हेतु एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का बिगुल बजाया था। इस युग में भारतीय अतीत की बहुत ही प्रशंसा करते हुए रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में भारत का गौरवगान किया है और भारतीयों को अपनी मतलब अतीत की वैभवशीलता से परिचित कराया कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका कि जो ऋषि भूमि वह कौन भारतवर्ष हैं। तो इस तरह से प्राय सभी कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति दी है। दूसरी जो काव्य प्रवृत्ति है इस युग की वो है सामाजिक चेतना, जो भारतेंदु युग में भी थी और यहाँ पर भी वही की वही प्रवृत्ति है। भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, सामाजिक चेतना यानी समाज अस्त व्यस्त हो रहा था, उस समाज के स्तर को अच्छा बनाने के लिए उसकी दुर्दशा का चित्रण इन कवियों ने किया है कि भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलम का जंजाल जरा देखो है कैसा। यानी हमारी दुर्दशा इन अंग्रेजों ने कर दी है, हमें पुनः एकजुट होकर के हमारे समाज की पुनः मानवीय मूल्यों की पुनः स्थापना करनी है। तीसरी काव्य प्रवृत्ति है गद्य पद्य की भाषाओं में एकरूपता लाने का पूर्णतः द्वितीय युग में प्रयास हुआ था। द्वितीय जी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया, परिष्कृत किया और उसे एक मानक रूप दिया। तो सभी कविताओं में और गद्य की सारी विधाओं में खड़ी बोली हिंदी के एक रूप का व्याकरण सम्मत रूप का प्रयोग हुआ। सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति इस युग में हुई क्योंकि इतिवर्तात्मक काव्य हैं ये और इतिहास के प्रसंगों को लेकर के जहाँ मूल्यों की स्थापना हुई थी उन आज वर्तमान में जिन मूल्यों का पतन हो रहा था तो उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु सांस्कृतिक चेतना का बिल्कुल इन कवियों ने बजाया था। जैसे साकेत काव्य की पंक्तियां हैं, मैं नहीं यह संदेश स्वर्ग का लाया, अर्थात संदेश का स्वर्ग लेकर के नहीं आया बल्कि इस पृथ्वी तल को ही स्वर्ग बनाने आया। स्वर्ग जैसी सुखद भूमि इस भारतवर्ष को स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार होता है। तो ये सांस्कृतिक चेतना है। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंक्तियाँ लिखी। साथ ही पांचवी जो काव्य प्रवृत्ति है पौराणिक चरित्रों में लोकनायकों का समावेश, यानी पौराणिक चरित्र राम और कृष्ण इनको लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है, पूर्वाधा बनाया समाज का। तो देखिए राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य हैं, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य हैं। और वायवी कल्पनाओं का अभाव, जगत है सच्चा तनिक ने कच्चा, इसका भेद समझो बच्चा। तो इस तरह यानी कहने का तात्पर्य वायवी कल्पना यानी हवाई कल्पनाएं इन कवियों ने नहीं की है, जो आगे चल कर के जैसे छायावादी युग में कवि जो प्रसाद पंत निराला महादेवी जिन्हें वायविक कल्पनाएं उन्होंने विस्तार से की हैं वैसा इनमें अभाव है। यथार्थ का वर्णन है लेकिन इतिवर्तात्मकता और वर्णनात्मकता हमें इस द्वितीय युग में देखने को मिलती है। साथ ही इतिवर्तात्मकता की प्रवृत्ति जिसके ऊपर अभी मैंने विस्तार से चर्चा की है, जैसे इतिहास के प्रसंग जैसे कई जैसे प्रसंगों को उठाना, राम और कृष्ण के लोकमंगल और लोकरंजक कार्यों को लेना, भारत के अतीत का गुणगान करना, गौरवगान करना, इतिहास के बहुत उज्जवल पक्षों को लेकर के भारतीयों को जागृत करना। देखिए युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, यानी ऐसे युग में भी रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसका भाग्य बदल गया था। इसी तरह से हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें, समस्याएं सभी। ये साकेत की पंक्तियां हैं ऊपर वाली, युग युग तक चलती रहे कहानी, और ये हम कौन थे वाली ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित उनकी ये पंक्तियाँ हैं कि हम अतीत में कैसे थे, बहुत ही संपन्न, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज हम क्या हो गए अंग्रेजों की दुर्दशा के कारण, विदेशी शासन के कारण, पराधीनता के कारण, और आने वाले समय में यदि हम नहीं सचेत और सावधान हुए तो क्या होंगे। अभी समय है, सभी समस्याओं का मिलकर के हमें मुकाबला करना होगा।
अगली काव्य प्रवृत्ति है नैतिकता और आदर्शों का चित्रण। नैतिकता पर सर्वाधिक बल द्वितीय युग में मिला है। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, यानी केवल मनोरंजन करने के लिए कवि कविताएं नहीं लिखता है, बल्कि उसमें कुछ उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यानी उपदेशात्मक काव्य द्वितीय युग का कहलाता है। प्रकृति चित्रण भी हुआ है, जिसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास की पंक्तियाँ मिथिलेशन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा रचित। इसी तरह से श्रीधर पाठक जी की ये पंक्तियाँ, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छिन छिन धारती, इन क्षण क्षण में अपना नया रूप धारण करती प्रकृति का मानवीकरण यहाँ प्रस्तुत है। इसी तरह से 10वीं काव्य प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हमसे सुनो सच की कहानी जिससे झूठ की मरे नानी। इस तरह से हास्य और व्यंग्य करते हुए इन्होंने यथार्थ समाज के चित्र प्रस्तुत किए हैं, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को वाणी दी है। 11वीं काव्यगत प्रवृत्ति है सामान्य मानवीय भावना। जग की सेवा करना ही बस है सब सेवा का सार, सब सारों का सार, अर्थात संसार की सेवा करो, प्रत्येक मनुष्य जन कल्याण के कार्य से जुड़े, एक दूसरे का मंगल करें। तो ये सामान्य मानवीय भावना, क्योंकि उपदेशात्मक काव्य प्रवृत्ति यहाँ रही है, सभी के सहयोग करते हुए एक दूसरे का कल्याण करें। विश्व प्रेम के बंधनों में मुझको मिला मुक्ति का द्वार, अर्थात सभी से हम प्रेम करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो फैलाव है, परिकल्पना का जो प्रसार हुआ, वो द्वितीय युग में देखने को मिलता है। इसी तरह से 12वीं काव्य प्रवृत्ति है स्वदेशी भावना। स्वदेशी का प्रचार प्रसार इस युग में किया गया, मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई थी। हास्य व्यंग्य पर बल देते हुए यथार्थ चित्रण, प्रकृति चित्रण भी हुआ, उपदेशात्मक प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, तीव्रतात्मकता है, वायवी कल्पनाओं का अभाव, पौराणिक चरित्रों में लोकनायकत्व का चित्रण। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से स्वदेशी भावना में, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी भावनाओं को अपनाने, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने पर बल दिया गया। कविताओं में इस तरह की भावनाएं वर्णित की गई। देखिए विदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमारा मान लीजिए। सभी से अनुनय विनय की गई कि स्वदेशी वस्त्रों को जीवन में उपयोग में लें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और पनपे। शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, ने जाओ पास उससे दूर भागो, यानी विदेशी वस्त्रों के आकर्षण से हम हीन हो जाएं, उनसे दूर रहें, और हमारे यहाँ के देसी उद्योग धंधों को पनपाने के लिए इन्हीं स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग हमें करना चाहिए। 13वीं काव्य प्रवृत्ति है उपदेशात्मकता। उपदेश दिया गया सभी को, कवियों को अपने कर्तव्य कर्म का बोध कराया गया, देशवासियों को अपनी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्हें उपदेश दे दे करके उन्हें एकजुट किया गया, फिरंगियों के खिलाफ खड़ा किया। तो देखिए कवियों उठो अब तो उठो, कवि कर्म की रक्षा करो, सब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को बरो। अर्थात तुम्हें कर्तव्य कर्म करना है और देश के प्रति बलिदान करने के लिए इन भारतीयों में जोश जगाना है। फिर इसी तरह से नारी की गरिमा और महत्ता को इस युग में स्थापित किया गया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियाँ और मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा ये रचित। उन्होंने नारी जो काव्य में जो उपेक्षित नारी पात्र थे उन सभी पर उन्होंने लेखनी चलाई और नारी के चरित्र को बहुत ही गरिमामय और स्थापित करते हुए उन्होंने महत्ता स्थापित की हैं। सकी वे मुझसे कहकर जाते, कहे क्या वे मुझसे अपने पद की बाधा ही पाते। यशोधरा खंड काव्य की ये भी पंक्तियाँ। तो जितने भी साहित्य में उपेक्षित नारी पात्र थे जिनका साहित्य में वर्णन प्राय नहीं हुआ, उनको आधुनिक युग में आकर के मैथिलीशरण गुप्त ने उनके ऊपर लेखनी चलाई। इसलिए नारी को गरिमामय रूप में चित्रित इस युग में करने में, इस युग में गरिमामय रूप में नारी का चित्रण हुआ है। और काव्य रूपों की विविधता यहाँ देखने को मिलती है। मुक्त काव्य रूप भी हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और चंपू काव्य भी द्वितीय युग में रचे गए हैं। छंदों की विविधता हमें देखने को मिलती हैं, नवीन संस्कृत छंदों का यहाँ उपयोग हुआ है। तो ये 16 काव्य प्रवृत्तियाँ इस द्वितीय युग के उभर कर आती हैं। और कुछ जैसे यहाँ हैं आनंद अरुणोदय, प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन जी की रचनाएं, देश दशा, 12 मासा, राधा कृष्ण दास जी की ये भारतेंदु युगीन जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्ण दास जी ये भारतेंदु युग के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं।
इसी तरह से कुछ एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं कि संसार भर में ये देश ही सिरमौर था, भारत का गुणगान, सौंदर्य में सुख में ऐसा न कोई और था। यानी सियाराम शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं। निष्पक्ष होकर मानते हैं ये बात साक्षर सभी, सर्वोच्च उन्नति के शिखर पर स्थिर रहा था ये कवि, और आज भारत की क्या दुर्दशा हो गई है। ये सियाराम शरण गुप्त जी और मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में भारत की दुर्दशा और अतित्व और अवगाहन का चित्रण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने द्वितीय युग की प्रमुख जो काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं उनको सोदाहरण विस्तार सहित हमने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल जिस पर ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को आप लाइक करें। अगली जो ऑनलाइन कक्षा, अब आधुनिक युग की दो काव्य प्रवृत्तियों को, दो काव्य धाराओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। एक तो भारतेंदु युगीन कवि और प्रवृत्तियाँ, द्वितीय युगीन कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ। अब हम आगामी ऑनलाइन कक्षाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।